दोस्तों जो 14वां नियम है वो है समास संबंधी अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां भाई? समास संबंधी अशुद्धियां। ठीक है दोस्तों, समास का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। ठीक है, समास के 6 भेद थे, सारे भेदों के कम से कम 1000 के लगभग बहुत सारे उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे। तो समास से संबंधित भी कुछ ऐसे पद मिलेंगे जिनमें हमें क्या मिलेगी? अशुद्धियां मिलेगी। जैसे मैं यहां पर कुछ शब्द लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं योगीराज, और योगीराज में गी पर ई की मात्रा छोटी लगा रहा हूं। ठीक है, एक माताहीन, ठीक है, और मातृहीन। ठीक उसी प्रकार जैसे नवरात्रि, या फिर मैं लिखूं नवरात्र, अहोरात्रि, या फिर अहोरात्र, दुरात्मा गण, या फिर दुरात्म गण। ठीक है, मुनि जन, मात्रा नी पर मैं छोटी ई की लगा दूं तो दोस्तों क्या हो गया? मुनि जन। यहां पर समास संबंधी अशुद्धि मानी गई है। ठीक है, बस कुछ सामासिक पद होते हैं और उनमें मात्राएं छोटी बड़ी लगी हुई है। यहाँ पर छोटी बड़ी मात्राओं के कारण भी क्या हुई है दोस्तों? अशुद्धि हुई है। योगी राज, योगीन प्लस राज, व्यंजन संधि, व्यंजन लोप संधि है दोस्तों, व्यंजन लोप संधि। योगीन प्लस राज का योगी राज ई की मात्रा छोटी आती है घर पर, वो शुद्ध होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा आने के कारण क्या हो गया? योगियों का है जो राजा, योगी राज। ठीक है, समास। माताहीन नहीं होता दोस्तों, शुद्ध क्या होता है? शुद्ध मातृहीन होता है। माताहीन शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है? मातृहीन होता है। नवरात्रि, यदि रात्रि शब्द अकेला लिखा हुआ आता है तो वो शुद्ध होता है, लेकिन यहां पर नवरात्रि नहीं होकर क्या हो जाएगा? नवरात्र शुद्ध हो जाएगा, नवरात्रि गलत हो जाएगा। अहन की संधि का नियम, अहन के बाद में यदि र लिखा हुआ आता है तो अहन अहो में बदल जाता है, और अहो के साथ में अहोरात्रि अशुद्ध होता है दोस्तों, अहोरात्र शुद्ध माना जाता है। दुरात्मा गम नहीं है भाई, दुरात्मा गण है दोस्तों, सॉरी, दुरात्मा गण। दुरात्मा गण अशुद्ध होता है, दुरात्म गण दोस्तों सामासिक दृष्टि से शुद्ध होता है। और मुन्नी जन में बड़ी मात्रा नहीं आती है, छोटी मात्रा आने के कारण ये जो मुन्नी जन होता है ये शुद्ध माना जाता है। तो यहां पर जो अशुद्धि हुई है दोस्तों वो किस कारण हुई है? सामासिक पदों में भी अशुद्धि हुई है मात्राओं के कारण। इसके बाद में जो 15वां है वो है दोस्तों प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियां। प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियां, प्रत्यय से संबंधित। ठीक है, प्रत्यय का हमने अध्ययन कर लिया था कि प्रत्यय शब्दांश मात्र होता है, किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है, नए शब्द की रचना करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यय कहलाता है। जैसे एक शब्द लिखूं मैं व्यवहारिक, एक शब्द लिखूं मैं व्यावहारिक। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध कौन सा है, व्यवहारिक है या फिर व्यावहारिक है? ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक तरफ मैं लिखूं पौराणिक, इक प्रत्यय, पुराण प्लस इक दोस्तों पौराणिक होता है, एक तरफ मैं पौराणिक लिखूं। ठीक है, निरपराधी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, या फिर मैं क्या लिखूं दोस्तों? निरपराध लिखूं। ठीक है, अनुपातिक, या फिर मैं लिखूं आनुपातिक। एक लिखूं माननीय, एक माननीय। ठीक है, सॉरी, अभिशापित।
अभिशापित लिखूं या फिर एक तरफ अभिशप्त लिखूं। ठीक है, यहां पर हमारे सामने प्रत्यय से संबंधित अशुद्धि है कि प्रत्यय लगने के बाद में जो नया शब्द बनता है वो क्या बनता है। जैसे व्यवहार प्लस इक, जैसे व्यवहार प्लस इक, व्यवहार प्लस इक। दोस्तों व्यवहार प्लस इक यदि हम लगाएंगे तो हमारे सामने जो नया शब्द है वो व्यवहारिक नहीं बनेगा, नया शब्द क्या बनेगा, व्यावहारिक बनेगा। तो व्यावहारिक शुद्ध है, ये व्यवहारिक क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे पौराणिक और पुराणिक, पुराण प्लस इक, यदि पुराण में हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो दोस्तों पौराणिक शब्द बनता है, न कि पुराणिक बनता है। तो पुराणिक क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, अपराधी तो होता है, निरपराध होता है। निर प्लस अपराध, जिसने अपराध किया ही नहीं है वो निरपराध होता है। तो निरपराधी अशुद्ध हो गया, निरपराध शुद्ध हो गया। अनुपातिक नहीं होता है दोस्तों, आनुपातिक होता है। क्या होता है, शुद्ध आनुपातिक। माननीय गलत हो जाएगा, मान्य और माननीय, तो यहाँ पर माननीय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अभिशापित नहीं होता है दोस्तों, शुद्ध क्या होता है, अभिशप्त होता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि मानी गई वो किसके कारण मानी गई दोस्तों, प्रत्यय के कारण। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये दोस्तों ये शुद्ध शब्द लिखे, ये हर किसी एग्जाम में बहुत बार पहले पूछे भी जा चुके, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई मिटा दूं। हाँ भाई, नेक्स्ट जो 16वां है, 16वां जो नियम है दोस्तों वो है लिंग संबंधी अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, जैसे कोई स्त्रीलिंग या फिर कोई पुल्लिंग हम शब्द लिखते हैं वो शुद्ध किस आधार पर लिखा जाता है, तो लिंग संबंधी भी क्या मानी जाती है दोस्तों, अशुद्धियां मानी जाती है। जैसे यहां पर मैंने एक लिखा है कवियत्री, दोस्तों क्या लिखा है, कवियत्री। और एक में लिखूं कवियत्री। ठीक है, इधर मैंने लिखा है हथनी या फिर हतीनी, हंसनी या फिर मैं लिखूं हंसिनी। ठीक है, सरोजनी या फिर मैं लिखूं सरोजिनी। ठीक है, सुलोचनी या फिर मैं लिखूं सुलोचना, सुलोचनी या फिर सुलोचना। कृषांगिनी या फिर मैं लिखूं दोस्तों कृषांगी। ठीक है, साम्राज्ञी या फिर मैं लिखूं सम्राज्ञी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं, एक लिखूं कर्ती या फिर मैं लिखूं कर्तरी। तपस्विनी, तपस्विनी लिखूं या फिर मैं तपस्विनी लिखूं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो कोई भी लिंग है उसमें मात्राओं की अशुद्धि लगी हुई है, भाई पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग है। लगभग जो शब्द है सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है और इनमें मात्राओं की अशुद्धि लगी हुई है। क्या लगी हुई? मात्राओं की अशुद्धि लगी हुई। जैसे कवियत्री, दोस्तों कवियत्री शुद्ध नहीं होता, कवयित्री शुद्ध होता है। तो कवियत्री क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। हथनी, हाथी का जो विलोम होता है वो हथनी नहीं होता दोस्तों, हथीनी होता है। तो हथनी गलत हो गया, शुद्ध क्या हो गया? हथीनी हो गया। हंसनी गलत होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हंसिनी क्या हो गया? हंसिनी हमारे सामने शुद्ध हो गया। ठीक है। सरोजनी, दोस्तों सरोजनी शब्द गलत है, शुद्ध कैसे लिखा जाता है? सरोजिनी लिखा जाता है। तो सुलोचनी नहीं लिखा जाता, शुद्ध क्या लिखा जाता है? सुलोचना। कृषांगिनी नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है दोस्तों? कृषांगी होता है। तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, न कि साम्राज्ञी होता है। तो साम्राज्ञी गलत हो गया, सम्राज्ञी शुद्ध हो गया। कर्ती नहीं होता दोस्तों, कर्तरी होता है। कर्ता और कर्ता का जो विपरीत होता है वो कर्तरी होता है। क्या होता है? कर्तरी होता है। तो तपस्वी और तपस्वी का जो विपरीत होता है वो तपस्विनी होता है, न कि तपस्विनी होता है। तो ये जो शुद्ध शब्द है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे के सारे लिंग संबंधी अशुद्धि मानी गई है। ठीक है। किसी न किसी मात्राओं के आधार पर पुल्लिंग का जो विपरीत होता है, विलोम होता है, उसके आधार पर क्या हो गई? ये सारी की सारी मात्राओं से संबंधित अशुद्धि हो गई। तो यहाँ पर ये अशुद्धि लिंग संबंधी, तो ये सारे शब्द शुद्ध है और ये सारे क्या है? अशुद्ध है। दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 17वां जो हमारे सामने नियम है वो है वचन संबंधी अशुद्धि। ठीक है। वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी। ठीक है। वचन एक वचन, बहुवचन है। हम वचन किसी भी विषय वस्तु को लिखते हैं, किसी भी शब्दार्थ को लिखते हैं, तो लिखते समय भी क्या हो जाती है दोस्तों? हमारे सामने अशुद्धियां आ जाती है। जैसे मैं यहां पर लिखूं दवाइयां, ठीक है, इधर भी मैं लिखूं दवाइयां, तो ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं इकाइयां या फिर मैं लिख दूं इकाइयां, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखूं सन्यासी वर्ग, ठीक है, सन्यासी को अलग लिख दिया, वर्ग को अलग लिख दिया, या फिर मैं इस प्रकार से लिखूं दोस्तों सन्यासी वर्ग। प्राणी वृंद, वृंद यानी समूह है, या फिर मैं छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखूं प्राणी वृंद। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखूं एक खेती हर, ती पर ई की मात्रा बड़ी लगा दूं और एक तरफ मैं छोटी लगा दूं खेती हर। ठीक है। एक तरफ मैं लिखूं विद्यार्थी गण, मात्रा बड़ी लगाऊं और एक तरफ लगाऊं छोटी मात्रा विद्यार्थी गण। यहां पर दोस्तों वचन संबंधी अशुद्धि मानी गई है, स्थितियां बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, लेकिन मात्राओं की यहां पर अशुद्धि है। दवाइयां, दोस्तों दवाइयां पर ई की मात्रा बड़ी ई नहीं आकर हमेशा छोटी ई आती है। इस दवाइयां शब्द में बड़ी ई लिखा हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। तो ये दवाइयां, ई पर मात्रा बड़ी नहीं आती है। दवाई लिखते, क्या लिखते? केवल दवाई लिखते तो मात्रा ई पर कैसी आती? बड़ी आती, ये शुद्ध हो जाता। लेकिन दवाइयां लिखते ही ये जो ई है छोटी ई में बदल जाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया और दवाइयां शुद्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार इकाइयां शब्द पहला जो लिखा हुआ बड़ी ई आ रही वो अशुद्ध है, और छोटी ई जो आ रही है वो इकाई शब्द क्या माना गया? शुद्ध माना गया। सन्यासी वर्ग है, सन्यासियों का समूह यदि एक साथ लिखा जाता है दोस्तों, एक साथ लिखा जाता है, तो सी की मात्रा, जो सी पर ई की मात्रा लगी है यहां पर बड़ी लगी हुई, यहां पर छोटी लगी हुई, वर्ग को एक जगह करते ये मात्रा छोटी बदल जाती है, तो ये शुद्ध हो गया। बड़ी मात्रा के कारण ये सन्यासी वर्ग क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। प्राणीवंद, ठीक उसी प्रकार प्राणीवंद भी शुद्ध हो गया और बड़ी मात्रा के कारण ये भी अशुद्ध हो गया। ये तीनों शब्द है जैसे खेती है, विद्यार्थी गण है, इनमें ई की मात्रा बड़ी आई है और ई की मात्रा बड़ी आने के कारण क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया। फिर नी पर बड़ी आई है, ती पर बड़ी आई है और विद्यार्थी थी पर भी बड़ी आई है। ये मात्राएं कैसी आती है दोस्तों? छोटी आती है। तो
छोटी आने के कारण ये सारे शब्द क्या माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं। ये वचन संबंधी क्या हो गई दोस्तों, अशुद्धियां हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य भी आपको समझ में आ गई होंगे दोस्तों। इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई मिटा दो, ठीक है। अब देखो हमारे सामने नेक्स्ट 18वां जो नियम है वो है विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग, विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। विसर्ग संबंधी क्या मानी जाती है दोस्तों, अशुद्धियां। जैसे यहां पर मैं लिखूं, एक मैंने लिखा है प्रातः काल और एक लिखूं मैं प्रातः काल, विसर्ग संधि का नियम है, ठीक है। एक मैं लिखूं दुख, एक मैं लिखूं दुख। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं प्राय, एक तरफ लिखूं प्राय। एक लिखूं मैं अंतकरण और एक दोस्तों लिख देता हूं मैं अंतःकरण। एक तरफ लिखूं मैं निश्वास और एक तरफ मैं लिखूं निश्वास, निश्वास, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लिखूं मैं निसंदेह और एक तरफ मैं लिखूं निसंदेह। तो दोस्तों यहां पर जो अशुद्धि हुई वो किस आधार पर हुई, विसर्ग के कारण है। कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए जिनको लिखते समय विसर्ग त्यों का त्यों ही रहता है, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है। तो यहां पर देखो प्रातः काल हो गया, प्रातः काल शुद्ध होता है, प्रातः के बाद में विसर्ग आता है तो प्रातः काल यानी सुबह सुबह। यहां पर विसर्ग नहीं आने के कारण ये अशुद्ध हो गया। दोस्तों दुख लिखा हुआ तो एकदम शुद्ध है, लेकिन ये संस्कृत का जो तत्सम शब्द है, हम हिंदी पढ़ रहे तो तत्सम के कारण ये गलत हो गया। तद्भव के कारण दुख, दुख के बाद में क्या लगा हुआ आता है दोस्तों, विसर्ग लगा हुआ आता है, ठीक है। तो इस आधार पर ये जो विसर्ग वाला जो दुख है वो शुद्ध माना जाएगा, ये अशुद्ध हो गया। प्राय, प्राय में दोस्तों क्या आती है, प्राय में विसर्ग लगा हुआ होता है, ठीक है। अंतकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। शुद्ध क्या होता है, अंतःकरण। तो निश्वास और निसंदेह में भी क्या होता है, नि के बाद में विसर्ग लगा हुआ होता है दोस्तों। नि के बाद में क्या लगा हुआ होता है, निरपलस श्वास। विसर्ग संधि में रुत्व विसर्ग संधि का नियम है, और रुत्व विसर्ग संधि में जो रे होता है दोस्तों, वो रे किस में बदल जाता है, निर, निर के बाद में यदि कोई भी शब्द आता है तो वो निर क्या बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। तो नी प्लस श्वास हो गया और नी प्लस संदेह हो गया, तो ये सारे शुद्ध माने जाते हैं। और इधर वाले सारे क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। क्यों, क्योंकि किसी में भी यहाँ पर विसर्ग नहीं लगा हुआ था, विसर्ग नहीं लगा होने के कारण क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। अब दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है हलंत संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। हलंत संबंधी, हलंत नहीं लगाने के कारण क्या हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है। जैसे मैं एक तरफ लिखा है मैंने परिशब्द और दूसरी तरफ में, एक तरफ में मात्रा नहीं लगा है ना, परिशब्द, ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं विद्युत और एक तरफ मैं क्या कर दूं दोस्तों, विद्युत में तय कर दूं हलंत। एक षड्यंत्र, और ये भी क्या लिखा है मैंने, षड्यंत्र लिखा है। गदगद, और ये भी क्या लिखा है, गदगद।
एक तरफ मैंने लिखा है उच्छ्वास और दूसरी तरफ भी मैंने क्या लिखा है दोस्तों, उच्छ्वास लिखा है। उद्घाटन, और उधर भी क्या लिखा है, उद्घाटन लिखा है। यदि मैं लिखूं उद्गार और इधर मैं लिख दूं उद्गार, तड़ित और तड़ित को मैं हलंत कर दूं, ठीक है। सटरस और सटरस, ठीक है। यहां पर जो इन सभी शब्दों में जो अशुद्धि है दोस्तों, वो किस आधार पर है, वो हलंत संबंधी अशुद्धि है। हलंत आने के कारण क्या होगी, अशुद्धि होगी। परिषद, परिषद में द हमेशा हलंत होता है तो शुद्ध होता है, यहां पर अशुद्ध हो गया। विद्युत में त हलंत होता है, षड्यंत्र में ड हलंत होता है, गदगद में द हलंत होता है, उच्छ्वास में छ हलंत होता है, उद्घाटन में भी क्या होता है, द हलंत होता है, उद्गार में द हलंत होता है, तड़ित में त हलंत होता है, सटरस में त हलंत होता है। दोस्तों हलंत के कारण ये सारे शुद्ध अशुद्ध है और शुद्ध है, और इन सभी में हलंत नहीं लगा हुआ है। परिषद में हलंत होता है इसलिए परिषद अशुद्ध हो गया। विद्युत में त में हलंत होता है, नहीं लगा हुआ है, अशुद्ध हो गया। षड्यंत्र में ड के आगे ड के नीचे हलंत लगा हुआ, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, ये अशुद्ध हो गया। गदगद में नहीं लगा होने के कारण अशुद्ध हो गया। उच्छ्वास में छ के नीचे हलंत होता है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। उद्घाटन, उद्गार, तड़ित और सटरस, ये शब्द दोस्तों ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, और ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हलंत देखकर भी हमें पूछ लेता है कि कौन सा शुद्ध है या फिर कौन सा अशुद्ध है। तो परिषद, विद्युत, षड्यंत्र, गदगद, उच्छ्वास, उद्घाटन, उद्गार, तड़ित और सटरस, ये शब्द है, इनमें कोई न कोई एक पद है जो हलंत होता है। यहाँ पर हलंत नहीं होने के कारण क्या हो गई थी, अशुद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में एक और नियम बच गया दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है भाई, मिटा दूं? दोस्तों अब लास्ट नियम है, वो है मात्रा संबंधी अशुद्धि। मात्रा संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। हम क्या करते हैं, मात्रा आगे पीछे लगा देते हैं, ये हमारी योग्यताएं होती है, जो हम आदतें होती है ग्रहण करते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी शब्द को पढ़ने लग जाते हैं, और यदि उसको हमने गलत पढ़ना शुरू कर दिया तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो शब्द वहां पर वापस कितनी भी बार हमारे सामने है, यदि हमने गलत पढ़ना शुरू कर दिया तो हम उसको गलत ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गलत ही पढ़ेंगे। यदि हमने उसमें मात्रा लगाने गलती कर दी तो हम कभी भी लिखें उसमें क्या करेंगे, मात्रा गलत ही लगाएंगे। तो यहाँ पर मात्रा संबंधी भी अशुद्धियां मानी जाती है। जैसे मैं एक तरफ लिखूं हानि, मात्रा बड़ी लगा दूं, और दूसरी तरफ मैं लगा दूं छोटी। ठीक उसी प्रकार त्योहार, या फिर मैं लिखूं त्योहार, ठीक है। न्योछावर, एक तरफ मैं एक ही मात्रा लगा देता हूं, क्या लिख दूं, नौछावर। नुपुर, और एक तरफ मैं लिखूं नुपुर, ठीक है। परीक्षा, और इधर भी लिखा है मैंने परीक्षा। कुतूहल, या फिर कुतूहल। दोस्तों यहां पर जो अशुद्धि हुई है वो किस कारण से हुई है, वो मात्रा के कारण अशुद्धि हुई है। हानि, हानि में ने में मात्रा हमेशा छोटी आती है तो शुद्ध हो गया, यहाँ पर हानि में बड़ी मात्रा आने के कारण ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। जैसे त्योहार और जो न्योछावर है,
इनमें एक ही मात्रा का प्रयोग हो जाता है, और यहाँ पर दो मात्राओं का प्रयोग होने के कारण ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, और एक मात्रा होने के कारण शुद्ध हो गया। नूपुर के अंदर दोस्तों पू के अंदर बड़ी मात्रा आती है, पू के नीचे जो मात्रा लगती है वो बड़े उ की लगती है, यहाँ पर छोटा उ लगा है इसके कारण अशुद्ध हो गया, और ये बड़े नूब की मात्रा छोटी आती है और पै के आगे उ की मात्रा बड़ी आती है तो शुद्ध हो गया। परीक्षा दोस्तों, इस परीक्षा का छोटी मात्रा आती है, इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़, तो ये गलत हो गया, ये परीक्षा इम्तिहान होगी। कुतूहल में तू के नीचे उ की मात्रा बड़ी आती है, यहाँ पर छोटी आने के कारण अशुद्ध हो गया, और यहाँ पर बड़ी आने के कारण ये शुद्ध हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं लिखूं वाल्मीकि, ये भी मैंने वाल्मीकि लिखा है और ये भी मैंने वाल्मीकि लिखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार में लिखूं तिलांजलि, या फिर मैं लिखूं तिलांजलि, ल पर ई की मात्रा क्या लगा दूं, छोटी लगा दूं। निरोग, या फिर मैं लिखूं निरोग। इकाई, या फिर मैं लिखूं दोस्तों इकाई। रचयिता दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, या फिर मैं लिखूं रचयिता, ठीक है। वाल्मीकि में क के ऊपर ई की मात्रा छोटी आती है, शुद्ध है, बड़ी आने के कारण अशुद्ध हो गया। तिलांजलि में ल पर ई की मात्रा बड़ी आने के कारण अशुद्ध हो गया, यहाँ पर ली की मात्रा छोटी आती है, तब क्या माना जाता है, ये दोस्तों शुद्ध माना। निर प्लस रोग, ठीक है। निर के बाद में यदि आगे और र आता है विसर्ग संधि में, रुत्व विसर्ग संधि का नियम है, निर र के आगे वापिस र का मेल होता है तो निर के साथ में जो र होता है वो गायब हो जाता है और छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है। तो यहाँ पर न के छोटी ई की मात्रा लगी के कारण अशुद्ध हो गया, ये निरोग शुद्ध हो गया। इकाई में ई में बड़ी मात्रा है, दोनों बड़ी ई नहीं आती, इसलिए यह अशुद्ध हो गया। एक रचयिता में ई की मात्रा दोस्तों ये पर आती है, यहाँ पर चे पर आने के कारण ये अशुद्ध हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये सारे शब्द मात्रा के कारण क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। ये मात्रा उल्टी सीधी लगने के कारण अशुद्ध हो गए, ये अशुद्ध हो गए, और ये क्या हो गए दोस्तों, ये सारे के सारे शुद्ध हो गए। इसके अलावा एक छोटा सा और नियम है, 21वां जो नियम है कि उपसर्ग के आधार पर भी क्या मान ली जाती है, अशुद्धि मान ली जाती है। तो उपसर्ग के आधार पर जैसे कोई भी शब्द है, जैसे हम लिखते हैं, एक लिखते हैं सविनय निवेदन है, यदि इसको हम सविनय पूर्वक लिख देते हैं दोस्तों, तो सविनय पूर्वक क्या मान लिया, अशुद्ध, यानी पूर्वक अशुद्ध मान लिया, सविनय पूर्वक नहीं होकर ये क्या होता है, सविनय होता है, तो इस आधार पर भी अशुद्धि मानी जाती है। इसके अलावा कुछ और शब्द होते हैं जिनमें भी अशुद्धि हो जाती है, किस कारण हो जाती है, जैसे एक हम लिखते हैं स्कूल और ये स्कूल, बोलने में तो इसी को स्कूल बोला जाता है, यदि हम इसमें ई की मात्रा लगा देते हैं ये गलत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक में लिखूं स्नान और इसको बोलते हैं स्नान, यदि ई साथ में लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, ये स्नान ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बोलने में क्या लिखा जाता है, बोलने में इसको स्नान बोला जाता है, लिखने में ये आधा स की मात्रा रहती है, इसको स्नान ही लिखा जाता है, तो इस आधार पर भी अशुद्धि मानी जाती है। तो दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक जो अशुद्धियां थी उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है, अशुद्ध शब्दों का। तो अब किसी भी प्रकार की और कोई गलती भी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों आप वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में फैला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।